जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, उसकी भर्ती निकली हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा, वहां पर आपको काम क्या करना होगा। भाई, आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हो यूपी पुलिस में, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, आपका वर्किंग टाइम कितना रहेगा, मतलब आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी होगी, आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है, ठीक है, आपका प्रमोशन किस तरीके से होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ। और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को हम बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ समझने वाले हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भारत की कोई भी गवर्नमेंट जॉब जहां से नोटिफिकेशन निकलता है, मैं उन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। देखो, आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बन रहे हो तो आपकी जो जॉब है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सपोज दैट आपने राजस्थान राजस्थान की हो, आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया और वहाँ पर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हो, तो आपकी लाइफ टाइम ड्यूटी कहाँ पर रहेगी, यूपी में ही रहेगी। सपोज दैट आप मध्य प्रदेश से हो, आप यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हो, तो आपकी जो लाइफ टाइम ड्यूटी है वो कहां पर रहेगी, उत्तर प्रदेश में रहेगी। अब उत्तर प्रदेश में आपका कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो आपके घर से थोड़ी ज़्यादा दूर लग जाए, कुछ समय बाद में आपकी नियरेस्ट आ जाए, लेकिन चांस रहता है कि स्टार्टिंग में आपकी जो ड्यूटी है वो आपके घर से ज़्यादा दूरी पर रहेगी। धीरे धीरे वो आपके निकटवर्ती क्षेत्र में आ जाएगी। और लास्ट में कंडीशन ऐसी होगी कि आपकी जो पोस्टिंग है वो आपका जो नियरेस्ट थाना है उसी में रहने वाली है, ठीक है। दूसरा, आपका यहाँ पर वर्किंग टाइम कितना रहेगा, वर्कलोड कितना रहेगा, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, आपका जो ड्यूटी टाइम है वो बिल्कुल एक पुलिस कांस्टेबल की तरह रहेगा। आपकी ड्यूटी है जो पुलिस थाने में रहेगी, ठीक है, पुलिस थाने में आपकी ड्यूटी रहेगी और एक जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी तरह ही आपकी यहाँ पर ड्यूटी रहने वाली है। और यहाँ पर भी बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं है आपकी ड्यूटी का। ऐसा नहीं कि आपको केवल 8 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बाकी ऑलमोस्ट आपको 8 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्कलोड की बात की जाए तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। यदि मैं पुलिस कांस्टेबल से कंपेयर करूं तो उनकी तुलना में आपके ज़्यादा पर यहाँ पर वर्कलोड कम रहेगा, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल की तुलना में वर्कलोड कम रहेगा। आपकी ऑफिस टाइप की ड्यूटी है, आपको फील्ड में नहीं घूमना होगा। ऐसा नहीं कि चलो पुलिस कांस्टेबल की तरह आप फील्ड में घूम रहे हो, नहीं। आपको पुलिस थाने में एक आपका अलग से रूम होगा, उसमें आपका एक पूरा सिस्टम रखा होगा, कंप्यूटर वगैरह, और वहां पर आपको काम करना होगा, ठीक है। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा खासा सीन है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा देता हूँ, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यहाँ पर फॉर्म भरने की जो फीस है वो 400 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप भारत के होने चाहिए, ये यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी है। आप 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी एक कंडीशन है, 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ ये दो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मतलब जो कैंडिडेट जिन्होंने आर्ट्स से 12th किया है, कॉमर्स से 12th किया है, बायोलॉजी से 12th किया है, वो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर केवल और केवल वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट रखा है। जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th में आपके फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक डिप्लोमा होना भी जरूरी है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, जिसको DOEACC कहते हैं, विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। तो DOEACC जो विभाग है उससे आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल की एक परीक्षा या ओ लेवल का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट 6 महीने वाला लागू नहीं होगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो कम से कम 1 साल का होना ही होना चाहिए,
ठीक है। एज के बारे में बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अन्य आरक्षित जातियां हैं उनको यहाँ पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है। वैवाहिक स्थिति के बारे में बात करें, कोई पुरुष जिसके दो या दो से अधिक जीवित वाइफ है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, और कोई महिला जिसके दो या दो से अधिक पुरुष जीवित है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। मतलब यहाँ पर मैरिड वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके या तो केवल एक वाइफ है, जिनके या केवल एक हस्बैंड है, और ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत कम होते हैं जिनके दो वाइफ और वो भी जीवित हों, जिनके दो पुरुष या वो भी जीवित हों। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस टाइम आपका एक नॉर्मल सा मेडिकल चेकअप होगा। बाकी यहाँ पर फिजिकली तरीके से आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि चलो आपका फिजिकल होगा या आपका मेडिकल ठीक होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में यदि हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिखित एग्जाम के बारे में। देखो यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जाम हो 200 नंबर का होगा, और यहाँ पर टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, और 200 नंबर का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1.25 नंबर का होगा। पेपर में टोटल 4 सेशन होंगे। एक सामान्य ज्ञान का होगा जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, एक मानसिक अभिरुचि का होगा जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, एक तर्क शक्ति का होगा जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, एक कंप्यूटर विज्ञान होगा जिसके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से ये आप इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। सिलेबस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि हमने नोटिफिकेशन से देखा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे मेनली कि आपको यहाँ पर काम क्या करना होगा। देखो आजकल ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर बेस पर काम होता जा रहा है। जहाँ पर पहले काम फाइलों में होता था, रजिस्टरों में होता था, वो काम आजकल कंप्यूटर में होने लग गया। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, पुलिस थाने में रहेगी। अब पुलिस थाने में आपको क्या काम करना होगा, जैसे कोई कैंडिडेट एफआईआर करवा के जा रहा है तो उस एफआईआर को टाइप करने का काम आपका होगा, उस एफआईआर को ऑनलाइन छटाने का काम आपका होगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई आदमी गायब हो गया, ठीक है, कोई आदमी खो गया, किसी कैंडिडेट ने एफआईआर लगवाई कि हमारा ये कैंडिडेट था, ये गायब है, तो उसके लिए फिर सर्च वारंट वगैरह निकालने का काम आपका होगा। मतलब ये समझो आपका जो काम है, कंप्यूटर के जितने भी ऑनलाइन काम होने वो सभी के सभी आपको करना होगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने बाकायदा अच्छे तरीके से लिख रखा है। जैसे कोई खो गया जिसको हम गुमशुदा बोलते हैं, उसकी तलाश करनी है तो उसके लिए वारंट निकालने का काम आपको ऑनलाइन करना होगा। पहले आप टाइप करोगे फिर उसके बाद उसको ऑनलाइन छटाओगे। कोई एफआईआर है तो उसको आपको ऑनलाइन छटाना होगा, उसको आपको टाइप करना होगा। ठीक है। कोई केस था, ठीक है, वो केस आगे बढ़ा, उसमें फाइनली रिजल्ट आ गया तो उस रिजल्ट को भी फिर आपको टाइप करके ऑनलाइन छटाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका जो थाना है उससे रिलेटेड जितने भी काम है जो लिखने के हैं वो करने पड़ेंगे, और वो आपको टाइप करके कंप्यूटर में करने होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल आपका काम केवल कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आना जरूरी है। ठीक है। हिंदी इंग्लिश की आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए और उसकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पर स्पीड से काम कर सको। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड का काम नहीं है। अब हम सबसे मेन बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहने वाली है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब हम जानने वाले हैं कि आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। ये हम जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं। देखो 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, लेवल 2 में आती है। पे मैट्रिक्स इनका 5200 रुपए से लेकर 20,200 तक रहता है। इनका बेसिक पे वो 25,500 रुपए से शुरू होकर 81,100 रुपए तक रहता है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया हमने, 81,100 रुपए तक रहता है ये। ठीक है। अब हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। देखो जब आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर बनोगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 25,500 रुपए। ठीक है। डीएनएस अलाउंस की बात करें जो फिलहाल में 46% है, तो 46% के अकॉर्डिंग यदि हम डीए कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 11,730 रुपए जो आपका डीए बनेगा। और एचआरए, देखो एचआरए का सीन क्या है, यूपी में एचआरए के मामले में अलग अलग तरीके से स्लैब बनी हुई है।
अदर स्टेटों की बात करें तो वहाँ पर 9% 18% का रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 9% 18% 27% का रूल है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एचआर के मामले में ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अलग से स्लैब बनाया हुआ है। तो यदि आप उत्तर प्रदेश की जो सबसे टॉप सिटी है उनमें यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एचआरए मिलेगा 6,885 रुपये। यदि आपकी पोस्टिंग यूपी के गांव में रहती है, गांव के थाने में रहती है, तो वहां पर आपको एचआरए सबसे कम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एचआरए वो डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको यहाँ पर 1600 रुपए मिलेंगे। राशन मनी अलाउंस भी मिलेगा यहाँ पर आपको 1875 रुपए का, और के एम ए नाम से एक अलाउंस है जिसके आपको 185 रुपए मिलेंगे। तो ये टोटली कुल मिलाकर आपका इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। ठीक है, तो आपकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो बन रही है 46,175 रुपए। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा, तो एनपीएस कटेगा आपका 3,168 रुपए का। देखो एनपीएस क्या होता है, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% कटेगा। ठीक है, आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से कटेगा। अब इसका सीन क्या होता है, देखो आपकी जिस दिन पोस्टिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। उस एनपीएस अकाउंट में महीने के महीने आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना अमाउंट आपका कटेगा उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट, लगभग 14%, बेसिक पे और डीए का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल एक्स्ट्रा में आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल महीने का आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कम से कम 24% अमाउंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितना आपका कट रहा है उससे ज्यादा आपको गवर्नमेंट फ्री का दे रही है। तो ध्यान रखना एनपीएस की वजह से आपकी जो ओवरऑल सैलरी है ना वो 114% बन जाती है। और ये जो एनपीएस का रूप है ना वो विद इंटरेस्ट ब्याज सहित आपको जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आपको वापस मिल जाएगा। तो एनपीएस के 3,168 रुपए कटेंगे, जीआईएस के 100 रुपए कटेंगे, तो टोटल कटौती हो जाती है 3,843 रुपए की। और अब हम सबसे मेनली बात करते हैं आपकी नेट सैलरी के बारे में। तो भाई लोगों आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी वो 42,332 रुपए रहेगी कम से कम। ठीक है, तो यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बनते हो तो आपकी पहले महीने की कम से कम सैलरी रहेगी 42,332 रुपए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात करूं भाई, बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, आपका जो डीए है वो साल में दो बार, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में बढ़ेगा, जो कि एवरेज 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, एचआरए भी आपका बढ़ता रहेगा, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन के ऊपर। बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आपकी प्रमोशन होने वाले हैं, बहुत अच्छी खासी जॉब है। आप चाहो तो किसी दूसरे एग्जाम की भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।